दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज शनिवार की शाम घड़ी बजा रही है ठीक 8 और हम 8 बजे लेकर के आते हैं टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ, जहां पर प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ते हैं और आपके साथ जुड़ करके बात करते हैं किसी एक किताब पर। साहित्य से जुड़े, साहित्य प्रेमियों के लिए, कविता, कहानी, उपन्यास और भिन्न विधाओं से जो अपने आप को जोड़ कर रखना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रकार से एक ऐसा कार्यक्रम, समर्पित कार्यक्रम, जहां आपको नया कुछ पढ़ने और नया कुछ जानने का मौका मिल जाता है। और आज फिर से प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ उपस्थित हैं और आज जिस किताब पर वे चर्चा कर रहे हैं, उसकी जानकारी पोस्टर के माध्यम से आपको पहले से ही प्राप्त हो चुकी है। तो आइए एक बार फिर से सबसे पहले जोड़ते हैं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी को। सर, आपका आपके अपने इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। जी सर। और प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी का परिचय आप सभी से छिपा हुआ नहीं है। आप कवि हैं, आलोचक हैं, संपादक हैं और महत्वपूर्ण आप अंतर्राष्ट्रीय विभाग के निदेशक हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और प्रति शनिवार हमारे साथ जुड़ करके आप किसी एक किताब पर बात करते हैं। और आज जिस किताब का जिक्र होना है उसका नाम है आउशविट्ज, एक प्रेम कथा, गरिमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई। गरिमा श्रीवास्तव जी जो कि देह ही देश किताब, जो क्रोएशिया प्रवास डायरी के माध्यम से जानी जाती है, जिन्होंने एक स्थान बनाया, पहचान बनाई, और उनकी आज किताब पर चर्चा होने जा रही है आउशविट्ज एक प्रेम कथा, जिस पर सर हमारे साथ इस किताब की विषय वस्तु, इस किताब के पात्र और इस किताब की आवश्यकता हमें और आपको क्यों है, इस पर बात करेंगे। आप यानी गरिमा श्रीवास्तव जी प्रोफेसर हैं भारतीय भाषा केंद्र, साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। पूर्व में आप हैदराबाद वनस्थली विश्वविद्यालय और अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ करके साहित्य के शोध परक कार्य कर चुकी हैं। एक मुख्य रिसर्चर के रूप में आपको जाना जाता है। तो आइए आज आपकी इस महत्वपूर्ण किताब पर जानते हैं कि इसकी विषय वस्तु, इसका घटनाक्रम और जिस प्रकार से इस किताब का शीर्षक आकर्षक है। आखिर इस किताब के अंदर ऐसा क्या है कि हम सभी को पढ़ना चाहिए। सर, सीधे आपसे जुड़ते हैं। आपने बहुत सुंदर ढंग से कुछ बातें की गरिमा जी के बारे में भी और कृति के बारे में भी बात की। और जैसा कि आपने बताया कि यह एक उपन्यास है, आउशविट्ज एक प्रेम कथा। इससे पहले कुछ बातें और कि आपने ठीक कहा कि गरिमा जी की जो मूल पहचान है वो एक गंभीर शोध अध्येता की है। उन्होंने बहुत सारा महत्वपूर्ण कार्य किया है, गहन शोधपरक कार्य किए हैं उन्होंने। उनके जिस किताब का जिक्र किया आपने, देही देश, वो बहुत प्रसिद्ध हुई किताब अपने कंटेंट के कारण। अपने उस कंटेंट में जो एक तरह से कह सकते हैं कि लोग जानते नहीं थे, जिस जिस यथार्थ को, उस यथार्थ से लोग परिचित हुए। एक तरह से आप देखें तो यह जो इनका उपन्यास है आउशविट्ज, इसे वो कृति अलग है, ये कृति अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसे उसके विस्तार के रूप में पढ़ सकते हैं। देही देश है के विस्तार के रूप में आप इस को पढ़ सकते हैं। आउशविट्ज, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो लोग भी परिचित हैं नाजी पूरे प्रकरण से, हिटलर का जो नाजीवाद था उससे परिचित हैं, वो सब जानते हैं कि आउशविट्ज क्या है। वो यातना गृह था जो जहां पर यहूदियों को मुख्य रूप से यहूदियों को जो यातना दी गई, उन्हें गैस चैम्बर में ले जाकर खत्म कर दिया गया, मार डाला गया। ये नाम वहां से लिया गया। लेकिन इस आउशविट्ज को इस उपन्यास के भीतर भी वास्तव में उस आउशविट्ज का जिक्र है। उसके चरित्र भी हैं। सबीना के माध्यम से बहुत सारी बात उसकी निकल करके आई है। लेकिन
अगर आप इसे एक प्रतीक के तौर पर देखेंगे तो इस उपन्यास के साथ अधिक न्याय होगा। इस उपन्यास के साथ अधिक न्याय होगा क्योंकि आउशविट्ज एक तरह का जो यातना गृह है, वह यातना गृह सिर्फ नाजियों ने नहीं तैयार किया। आप इसी उपन्यास में देखेंगे तो बांग्लादेश में जो द्रौपदी हैं, जो रहमाना खातून हो जाती हैं बाद में, उनकी जो बेटी है टिया, वो और उन जैसी हजारों जो स्त्रियां जिस यातना से गुजरी, वह किसी आउशविट्ज से कम नहीं था। एक तरह से आप देख सकते हैं कि इस आउशविट्ज का स्त्री के अर्थ में अगर आप देखेंगे, स्त्री की यातना के अर्थ में देखेंगे और पाएंगे कि जो ये तमाम युद्ध होते हैं, ये जो तमाम नस्ल और जातियों के संघर्ष हैं, इन सब में कहीं ना कहीं यातना जो सबसे अधिक सहनी पड़ती है वो स्त्रियों को सहनी पड़ती है। हालांकि पुरुषों ने भी सहे, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं रहा, लेकिन अ, पुरुष उस यातना में नहीं रह जाते हैं। अगर आप छोड़ दें, आप यूरोप की बात, उधर पोलैंड की बात छोड़ दें, जर्मनी की बात छोड़ दें, तो बांग्लादेश या पाकिस्तान और भारत के बंटवारे के समय जो कुछ स्त्रियों के साथ हुआ, उसके साथ जो एक पूरी सामाजिक संस्कृति, एक जो तमाम चीजें जुड़ी हुई थी, उन स्त्रियों को उनके घर वालों ने ही स्वीकार नहीं किया, छोड़ दिया। यह जो यातना है, इस उपन्यास में आगे हम लोग बात करेंगे, बहुत सलीके से, बहुत कह सकते हैं आप हृदय स्पर्शी ढंग से, मार्मिक ढंग से इसको पकड़ा भी है गरिमा जी ने, और इसे प्रस्तुत भी किया है, उपन्यास में अभिव्यक्त किया है, चित्रित किया है, वर्णित किया है। मतलब इसे अगर सूत्रवाक्य में आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि यह जो उपन्यास है आउशविट्ज एक प्रेम कथा, यह स्त्री जीवन के आउशविट्ज की कथा है। उस उस प्रतीक का इस्तेमाल करते हुए अगर आप कहना चाहें तो यह स्त्री जीवन के आउशविट्ज की कथा है। और इसके जो पात्र हैं, जो दो सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं, एक तरह से जो कथा है वो प्रतीति सेन के माध्यम से चलती है, जो रहमाना खातून या द्रौपदी की जो नतिनी है, उनकी बेटी की बेटी है। और वो उस जो 1971 की यातना थी जो वहाँ स्त्रियों ने सही बांग्लादेश में, उसमें वो एक तरह से वो जो टिया के साथ दुराचार होता है, उससे वो पैदा हुई बेटी है प्रतीति सेन। और वो इस यथार्थ को धीरे धीरे सब जानती है, रहमाना खातून को किस तरह द्रौपदी से रहमाना खातून बनना पड़ा, किस तरह टिया को तो पहुंचा दिया उन्होंने, या स्वीकार कर ली गई टिया अपने कलकत्ता में अपने घर में। विराजित सेन जो पति हैं द्रौपदी के और नाना हैं प्रतीति सेन के, उन्होंने उसको तो स्वीकार कर लिया, लेकिन जिससे प्रेम किया, हम उपन्यास के अंत की तरफ जब चलेंगे तो उसकी बात करेंगे, जिससे प्रेम किया, जिसके साथ गहरा रागात्मक संबंध रहा, सब जिसको कहते हैं कि सात वचन जिसके साथ लिए सब कुछ, उसे वो नहीं ला सके, उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि घर के पते पर और दुकान के पते पर चिट्ठियां मत लिखो। ये सारी चीजें होती हैं। तो प्रतीति सेन इसकी एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्य पात्र भी है, सूत्रधार भी है, सबीना भी आ, उसी भूमिका में है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो भारत की कथा है, जो बांग्ला भारतीय उपमहाद्वीप की जो कथा है, स्त्री यातना की, प्रेम की, वो प्रतीति सेन के माध्यम से आई है। और सबीना के माध्यम से जो पोलैंड और उधर की जो पूरी कथा है, आउशविट्ज है, उनके पूर्वजों को किस तरह गैस चैम्बर में मार दिया गया, और जो स्त्रियों ने कितनी यातनाएं सही वहां पर, पुरुषों ने भी, बच्चों को कैसे अलग कर दिया गया उनके माता पिता से और सब खत्म हो गया। उस भयानक त्रासदी को जिसको पढ़ते हुए ही जो रिसर्च इसमें जो प्रस्तुत किया है इन्होंने, जो डाटा दिया है गरिमा जी ने, उसको पढ़कर आप भीतर से हिल जाते हैं। तो सबीना के माध्यम से वो चीज सामने निकल करके आई है।
द्रौपदी जी के बारे में मैंने बताया कि रहमाना खातून हो गई, और बहुत इम्पोर्टेंट चरित्र हैं वो। भारतीय उपमहाद्वीप में स्त्री जीवन को समझने के लिए, स्त्री की, कह सकते हैं कि स्त्री के शोषण को समझने के लिए, स्त्री की लाचारी को समझने के लिए, और उसकी ताकत को भी समझने के लिए, और प्रेम, और प्रेम में ही कहीं उपजे वैराग्य को भी समझने के लिए, इन सबको समझने के लिए जो द्रौपदी देवी हैं, रहमाना खातून जो हैं, वो उनको समझना है। टिया बस एक पात्र की तरह है जिसका जिक्र ही जिक्र उपन्यास में आता है। विराजित सेन जो पति हैं, थे बल्कि कहना चाहिए, द्रौपदी देवी के, और अंत उन्हीं के साथ होता है उपन्यास का। हम उस पर जिक्र करेंगे, उस पर हम पहुंचेंगे। सवीना और आंद्रेई की प्रेम कथा है, प्रतीति और अभिरूप की भी प्रेम कथा है, और सबसे जो कह सकते हैं कारुणिक बात है इसमें, कि कोई भी प्रेम कथा उस ढंग से सफल प्रेम कथा नहीं है जिसे हम लोग सफल कहते हैं। असफल, असफल भी वो जिस तरह हुई है, वह मतलब कह सकते हैं कि उस असफलता में कहीं ना कहीं स्वार्थ जैसी चीजें दिखाई देती हैं, खास करके जो प्रतीति और अभिरूप का संबंध है। मैं थोड़ी सी बात उस पर आगे करूंगा। हम्म। अ, यह उपन्यास औस्बिच एक प्रेम कथा, शीर्षक में ही प्रेम कथा आ गई है, तो यह कहना जरूरी है कि यह प्रेम को कई दृष्टियों से देखने वाला उपन्यास है। प्रेम को यह किसी बहुत स्टीरियोटाइप ढंग से नहीं देखता है, प्रेम के पूरे परिवर्तन को भी देखता है। यह किसी बहुत सुचितावादी दृष्टि से भी प्रेम को नहीं देखता है। यह कोई उसका अध्यात्म भी प्रस्तुत नहीं करता है, लेकिन प्रेम को उसकी पूर्णता में देखना चाहता है उपन्यास। यह उपन्यास एक जगह प्रेम को लेकर के जो ये कहती हैं लेखिका, जिस तरह से अपनी बात रखती हैं, इससे ये पता चलेगा कि उनका मूल दृष्टिकोण क्या है। मैं, बहुत लंबा हिस्सा है लेकिन मैं उतना लंबा हिस्सा तो नहीं पढ़ूंगा, बस आपको बताता हूं मैं। 210, हाँ, एक जगह वो आता है इसमें। कई चीजें हैं। जीवन में प्रेम कभी एक बार नहीं आता, आता है कई बार, बार बार, बस उसकी दस्तक को हम अनसुना कर देते हैं। सही समय पर दी गई दस्तक सुन भी ली जाती है। सबीना ने सच ही कहा, अपने आप को बंद करके अतीत जीवी होकर जिया कैसे जा सकता है। औस्वित ने यही तो सिखाया है, कोई भविष्य नहीं होता, जो होता है वर्तमान होता है। इस तरह से कई चीजें। फिर कहती है कि मैं खुद से पूछती हूँ, सच ही क्या मैंने कोई दस्तक सुनी ही नहीं, या सुनकर अनसुना किया। वैसे तो बंगाल में आजीवन एकाकी रह जाने वाली स्त्रियां बहुत हैं। अक्सर लोग ज्यादा पूछताछ भी नहीं करते, पर अपने मन का आवरण उठाकर देखूं तो अकेलेपन ने मुझे व्यथित नहीं किया, यह कहना मिथ्या होगा। यह उपन्यास मतलब किसी तरह के किसी भी सच पर आवरण नहीं डालना चाहता। जो सबसे अच्छी बात इस कृति की है वो यही है। और एक जगह से मैंने ये बात रखी, कई जगहों पर आपको प्रेम की तरलता, प्रेम को की परिभाषा भी आपको एक तरह से देखने को मिलेगी। सहमति या सहमति हो सकती है, लेकिन कहीं लगेगा कि एक एक कहीं दार्शनिक दृष्टि भी आपको प्रेम की दिखाई देगी इस उपन्यास में। उसके आसपास पहुंचती हुई अ, आपको दिखाई देगी। ये बहुत महत्वपूर्ण लगा मुझे। उपन्यास का अंत जहां होता है, वो आत्मा की अ, तरलता वहां पर दिखाई देती है। जो प्रतीति सेन है, उसे लगता है कि ये विराजित सेन सब लोग भूल चुके हैं द्रौपदी को, यानी उसकी नानी को, रहमाना खातून जो रहती हैं। लेकिन अंत में लगभग कोमा की स्थिति में कह सकते हैं आप उसे, अल्जाइमर के शिकार रहते हैं विराजित सेन, जो टैगोर के गीत वितान की बात करते हैं, और वहां से वो जोड़ लेती है कि ये लोग नहीं समझ पाते, शेष परिवार के लोग, विराजित सेन ने दूसरा विवाह कर लिया है, उनके उस पत्नी से भी बच्चे हैं, ये लोग नहीं समझ पाते कि ये बार बार गीत वितान की बात क्यों करते हैं। वो द्रौपदी और उनके बीच का जो रागात्मक संबंध था, गीत वितान टैगोर का, कहीं उससे
जुड़ा हुआ है। और प्रतीति सेन को लगता है कि नहीं, खत्म तो बहुत कुछ हो गया था, लेकिन आत्मा के भीतर सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। द्रौपदी सेन यानी रहमाना खातून अपने भीतर जिस चीज को लिए बैठी थी, वो कहीं ना कहीं विराजित सेन में भी रहा ही। यानी कि कई बार खत्म होकर भी प्रेम खत्म नहीं होता है। और अंत में जहां पर टैगोर का जो गीत है, अंत में जहां पर इन्होंने प्रस्तुत किया है, टैगोर के जिस गीत को सामने रखा है, जानी तोमार अजाना ना ही गो कि आछे मने। अब मैं उस तरह बंगाली उच्चारण के साथ तो नहीं पढ़ सकता, बस उच्चारण कर रहा हूँ। जानी तोमार अजाना ना ही गो कि आछे मने, आमी गोपन करिते चाही, गोधरा पड़े दू नयने। इसका अनुवाद भी किताब में है नीचे की तरफ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे मन के भीतर की बात से अनजान नहीं हो, मैं छुपाना चाहता हूँ पर मेरी आंखें सब भेद खोल देती हैं। ये गीत बितान की गीत संख्या 74 है। एक अच्छी बात इसी के साथ मैं ये भी बताऊं कि इस पूरे उपन्यास में कविताएं हैं। हम्म। आपको इस उपन्यास में कई जगह आपको कविताएं, टैगोर की कविताएं तो हैं ही हैं, नेरूदा मिल जाएंगे आपको, शिम्बोस्का की कविताएं मिल जाएंगी, और भी कई प्रसंग, कुछ लोक से निकली पंक्तियां भी, गीत की पंक्तियां भी इस उपन्यास में। सारे जो शीर्षक हैं बांग्ला साहित्य से लिए गए हैं या उसी तरह से, वो भी बड़े अर्थपूर्ण हैं सारे के सारे। जैसे पहला ही जो शीर्षक है, आमारो परानो चाहा चाहे तुमी ताई गो, मेरे प्राण जिसे चाहते हैं तुम वही हो। उपन्यास का पहला ही अध्याय है ये। इसी तरह के सारे जो अध्याय हैं, बहुत काव्यात्मक शीर्षक रखे गए हैं। लेकिन जब मैं काव्यात्मक कह रहा हूं तो इसे सिर्फ रोमान की तरह न देखें। यहाँ पर रोमान और यथार्थ का की संश्लिष्टता से कोई रसायन तैयार हुआ है, इस पूरे उपन्यास में वो दिखाई देगा, शीर्षकों में भी, अभिव्यक्ति में भी, और पूरा जो प्राण तत्व है उपन्यास का, उन सब में आपको ये रसायन दिखाई देगा, जो रोमान और यथार्थ की एक तरह से संश्लिष्टता से तैयार हुआ है, उनके मिलने से तैयार हुआ है। गड्ढमड्ढ है एक दूसरे में, इस तरह कि आप अलगाना चाहें तो अलगा नहीं सकते, लेकिन आप प्रभावित होते हैं उससे। वो रोमान भी आपको प्रभावित करता है, और वो यथार्थ भी आपको छूता है, पकड़ता है। तो ये चीज आपको इस उपन्यास में दिखाई देती है, वो मिलती है। और बहुत कम उपन्यासों में रवि आपको मिलेगा जहां हम्म। पर लेखकों ने कंटेंट के मुताबिक कविताओं का इतना सुंदर उपयोग किया। बहुत सुंदर उपयोग किया है गरिमा हम्म। जी ने। ये उनका पहला उपन्यास है। इसके पहले मैंने कहा ना कि रिसर्चर हैं, अक्सर ये माना जाता है कि जो रिसर्चर हो जाते हैं, कथा साहित्य या कविता उनसे दूर हो जाती है। उनकी आत्मा हम्म। जो यथार्थ के साथ, या कह सकते हैं कि उनका गद्य भी बड़ा नीरस किस्म का हो जाता है। लेकिन ये उपन्यास बताता है कि गरिमा मूल रूप से जो है, रिसर्च भले ही करती हूँ, लेकिन उनके भीतर एक कवि, एक कथाकार हम्म। शायद शायद सदा से निवास करता रहा है। पृष्ठभूमि भी उनकी है साहित्य की। उनको पीछे मतलब विरासत में भी साहित्य उनके परिवार में रहा है। उनके पिता बहुत अच्छे कवि रहे हैं गरिमा जी के, हिंदी और भोजपुरी के। तो खैर वो कहीं होगी चीज संस्कार में, लेकिन गरिमा जी का अपना लेखन जो था, उसमें शायद लोगों को दूर दूर तक इसका अनुमान नहीं रहा होगा कि एक दिन वो उपन्यास लिखेंगे। लेकिन दे ही देश में जो कथात्मकता थी, उस उससे एक उम्मीद तो बन ही सकती थी कि आगे लिखेंगे, और लिख दिया इन्होंने। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस उपन्यास को दे ही देश के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए, तो शायद इसकी जो व्यंजना है वो अधिक समझ में आएगी। और जो प्रतीति है और जो सबीना है, हम्म। दो अलग अलग देशों में पैदा हुई, दो अलग अलग संस्कारों में बढ़ी, लेकिन चेतना से दो मुक्त स्त्रियां, दोनों प्रेम की खोज में हैं। सबीना की जिंदगी में एक तरह का ठहराव भी है, इसको लेकर के वो उपन्यास पढ़ते हुए पता चलेगा जब पाठक इसको पढ़ेंगे तो। लेकिन दोनों दो देशों में, दो संस्कृतियों में, लेकिन एक चेतना, एक अग्रगामी चेतना दोनों में है। स्त्री को लेकर दोनों सचेत हैं, स्त्रीत्व को लेकर दोनों सचेत हैं। उनके बीच की जो बहसें हैं, चाहे आउसविट्ज को लेकर हो,
नाजी कैंपों को लेकर के हो, स्त्रियों को लेकर के हो, क्योंकि वो बार बार भारत आती है, जो सबीना है भारत में अध्ययन करती है, और ये पोलैंड जाती हैं अध्ययन करने के लिए, प्रतीति सेन। तो ये जो आवाजाही भी है दो संस्कृतियों के बीच और उनकी बहसें, वो भी इस उपन्यास को बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं, और बहुत विश्वसनीय किस्म की सूचनाएं इस उपन्यास में हैं, आउशविट्ज को लेकर, उधर के संदर्भों को लेकर। कई जगह किसी किसी को लगेगा कि इतना ज्यादा जो तथ्य आ गए हैं, शायद ये उपन्यास को बोझिल बना रहे हैं, लेकिन वो जरूरत है। यहीं पर मैं ये भी आपसे कहूं कि अ, उपन्यास की भाषा आरंभिक शुरुआती कुछ पृष्ठों तक पहुंचते पहुंचते अचानक किसी को लगेगा कि बहुत बोझिल हो गई, क्योंकि शोध बहुत आ गया है, सूचनाएं बहुत आ गई हैं वहां, लेकिन उसके बिना यह उपन्यास विश्वसनीय नहीं बनता। लेकिन बाद में आ, आ, ये बहुत काव्यात्मक किस्म की भाषा हो गई है। और जब मैं काव्यात्मक कह रहा हूं, कई लोग काव्यात्मक भाषा को कमजोरी भी मानते हैं, लेकिन हम्म यहाँ पर काव्यात्मक भाषा कमजोरी नहीं हुई है। शायद बिना काव्यात्मक भाषा के प्रेम की जिन अनुगूंजों को गरिमा इसमें विन्यस्त करना चाहती थी, वो विन्यस्त नहीं कर पाती, इसलिए हम्म भी वो काव्यात्मक भाषा बहुत जरूरी थी यहाँ पर। जो जातीय गद्य की हमारी परंपरा है, उसमें शायद उसको विन्यस्त करना संभव नहीं हो पाता, इसलिए भी यहाँ सुक्तियों में बात करती हैं। हाँ, सुक्तियां बनती हैं, वो छूती हैं सुक्तियां, कई बार आपके साथ चलती हैं, हो सकता है देर तक रहें साथ। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इस क्या कहते हैं उपन्यास के साथ जुड़ी हुई है। और शोध तो इस उपन्यास की संरचना में ही एक तरह से कह सकते हैं कि वो विन्यस्त है, वो शामिल है, क्योंकि इस उपन्यास की जो पूरी परिकल्पना है वो 1971 का बांग्लादेश का पूरा प्रकरण, जब वहाँ मुक्ति वाहिनी थी और पाकिस्तान से अलग हो रहा था बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बन रहा था, और अचानक पाकिस्तान की सेना ने वहां पर जो नरसंहार किया, स्त्रियों के साथ दुराचार किया, उन सब को जिस तरह से दस्तावेजी ढंग से उपन्यास में लिया गया है। और पोलैंड और उधर की बात तो मैंने की, जर्मनी में, और जो पूरा किया, यहाँ स्टालिन का भी संदर्भ इस उपन्यास में आया है कि किस प्रकार उधर की से भी कुछ मदद मिल गई थी, या चुप रह गए वो लोग जिनसे उम्मीद थी कि वो हिटलर का विरोध करेंगे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली यहूदियों को, उन लोगों को जो लोग आउशविट्ज में गैस चैम्बर्स में मारे जा रहे थे या यातना सह रहे थे। तो ये सारी चीजें रह जाती हैं। भाषा के कई उदाहरण हैं। एक जगह आता है कि सोचती हैं रहमाना खातून यानी द्रौपदी सेन कि एक दिन सोचती है कि चिड़िया बनकर कैसे मन होता है, तन मन जाता नहीं, कि चिड़िया बनकर सोचती हैं कि कोलकाता हो आए, सबको देख आए, विराजित सेन को, अपनी सास को, अपनी बच्चों को, कैसे रहते हैं वो लोग, सारी चीजें। इतना भावुक करने वाला प्रसंग है, किसी को लगेगा कि निहायत भावुक है, लेकिन यही जीवन की संश्लिष्टता है। जो लेखक इसको नहीं समझ पाता, वो बहुत इकहरे किस्म का लेखन करता है। वो उसके लेखन में कह सकते हैं कि जो गहराई, जो जीवन की जो जटिलता है, संश्लिष्टता, वो आ ही नहीं पाती। यही है, एक रंगी नहीं होता, एक रैखिक नहीं होता जीवन। और ऐसी स्त्री का जीवन जिसको इतनी यातनाएं मिली हैं, उसका एक रैखिक कैसे हो सकता है? मौलवी का चरित्र है जो उनसे निकाह कर लेता है, रहमाना खातून को पोखर से बचा करके उनसे निकाह कर लेता है। फिर बेटी टिया भी उनको कैंप से मिल जाती है। तो ये सारे प्रसंग है कि जीवन बाहर से जितना रूमानी लगता है, जितना लगता है कि गतिशील है, कई बार वो होता नहीं है, लेकिन जीवन जीना पड़ता है। आ, ये पराजित लोगों की कथा नहीं है। ये ये ऐसे लोगों की जिन्हें यातनाएं तो मिली, लेकिन उन्होंने पराजित होना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने मरना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने जीवन के सौंदर्य में यकीन किया, लड़े और जीवन को विस्तार दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण, इस अर्थ में ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब सोचती हैं वो कि चिड़िया बनकर जाऊं, पढ़ते हुए आंखें भर आईं। ऐसे कई प्रसंग हैं उपन्यास में जहां आंखें भर आती हैं। अभिरूप जो प्रतीति सेन का प्रेमी है,
वो भी विराजित सेन की तरह का ही कापुरुष है। विराजित सेन जो पति था, वो अपनी पत्नी को ला नहीं सका, अपने लोगों से लड़ नहीं सका कि मेरी पत्नी है, उसका क्या दोष है कि वो आतताइयों में फंस गई। बेटी आ गई, बेटी को स्वीकार कर लिया, बेटी भी आतताइयों में फंसी थी, एक बच्ची की माँ भी बन गई। बच्ची छूट गई रहमाना खातून के पास, रहमाना खातून ने पाला। वो भी चाहती हैं कि बेटी का जीवन सुंदर हो जाए, लेकिन बेटी स्वीकार, लेकिन पत्नी स्वीकार नहीं हुई। यह स्त्री का क्या ये बासी हो जाना है? ये कौन सी मानसिकता है पितृसत्ता की? यह उपन्यास इसको भी रेखांकित करता है, और बहुत बारीकी से रेखांकित करता है, बहुत स्पष्ट शब्दों में रेखांकित करता है। कहीं कोई ये मतलब ऐसा नहीं कि बहुत धीरे से, बहुत स्पष्ट ढंग से रेखांकित करता है। पितृसत्ता के कई आचरण जो अदेखे, अनचिन्हे से हैं, यह उपन्यास उनको भी सामने लेकर आता है। भाषा के तो कई कई उदाहरण हैं, मतलब एक दो उदाहरण नहीं। मैं एक उदाहरण आपको, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा शायद, इसलिए उतना बड़ा तो नहीं। निरुपायता, निरुपायता भी तो एक उद्देश्य है प्रेम में। कथा खत्म हम्म। कहाँ होती है कोई, चलती जाती है। विराजित और किशोरी पत्नी की प्रेम कथा, सबीना और आंद्रेई की अधूरी कथा, प्रतीति और अभिरूप की कथा, वह रुकती कहाँ है? नित नूतन होकर सृष्टि के आदिकाल से चली ही आती है, मनुष्य की विकल्पहीनता के गहरे एहसास के साथ। रंग बहुरंगी छवियां, जन्म मरण की सीमा से आबद्ध छवियां, दुख यातना भोगते लोग, प्रकृति देखी थी ना आउसविट्ज की, दी उसने सीख जीवन की। तो बहुत सारे इस तरह के और भी कई प्रसंग, जहां पर मैं अभी एक देख रहा था, एक और जगह जहां मैंने अंडरलाइन किया था कि इसमें आता है कि अ, एक है कि यही वजह रही होगी कि सेना कैंपों से छुड़वाई गई अधिकांश लड़कियां भारत, पाकिस्तान और दूसरे देशों की ओर भाग गईं। जीने के लिए यही रास्ता था, अपना देश, अपना गांव, अपना परिवार, सब झूठ, सब मिथ्या। औरत का कोई देश नहीं होता, नहीं होती उसकी कोई जात। जो बच रही उनके जीवट की दाद देनी होगी, क्योंकि नितांत अकेली पड़ गई औरत को तो कोई चौका बासन के लिए भी नहीं रखता था। ये बासी जुठाई औरतें थीं, परित्यक्त, अभिशप्त, पर सीख गई होना सबसे निरासक्त। इसीलिए तो फातिमा और रहमाना खातून बनकर जीने के हुनर पाल लिए, जिन्हें नहीं थी इनकी जरूरत। उनकी पहचान को इन्होंने भी भुला दिया, लेकिन इस भुलाने में उनकी कितनी ऊर्जा लगी, कितने अपूर्ण स्वप्न बलि चढ़ गए, किसे मालूम। ये एक तरह से उपन्यास की, आप इसको थीम की तरह देख सकते हैं। हम्म। इसे आप इसे मतलब इसे प्राण तत्व की तरह इस हिस्से को देख सकते हैं उपन्यास के। और एक कथा बिखरी हुई है इसी तरह से, हर पात्र आपको छूता है इस ऊपर, खास करके ये स्त्रियां, द्रौपदी यानी रहमाना खातून, फातिमा, प्रतीति सेन, सबीना और टिया की जो नियति हुई, ये सब आपको बहुत करीब से छूते हैं। लेकिन इस उपन्यास के जो पुरुष पात्र हैं, वो सारे बड़े कमजोर पात्र हैं, कापुरुष हम्म। किस्म के हैं। शायद इस उपन्यास की जो पूरी संरचना है, उसमें ऐसे ही पुरुष आ सकते थे, और गरिमा जी ने उनको लिया भी है इस उपन्यास में। लेकिन इसको पढ़ते हुए मुझे ये लगा कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है यह हिंदी का, और इसे पढ़ा जाना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, और हम्म। इसे इस तरह नहीं जाने देना चाहिए कि एक स्कॉलर का उपन्यास है और बस आ गया है। एक पेशेवर कथाकार का उपन्यास नहीं है। यह मानकर इसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। क्या पता आने वाले दिनों में गरिमा जी और उपन्यास लिखें, कहानियां लिखें, और भी बहुत सारी चीजें गरिमा जी की सामने आए, और उनके रिसर्चर की तरह, उनके उनकी जो स्कॉलरशिप है उसके साथ साथ उनका जो ये क्रिएटिव पक्ष होगा, सृजनात्मक पक्ष होगा, यह भी उतना ही बड़ा, उतना ही महत्वपूर्ण हो। तो मैं इस उपन्यास के लिए, एक अत्यंत प्रभावशाली, अर्थपूर्ण और नए ढंग के उपन्यास के लिए गरिमा जी को बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में यह उपन्यास खूब चर्चित होगा, लोग इसे पढ़ेंगे, सराहेंगे और स्मृति में दर्ज रखेंगे। बिल्कुल। जिस तरह से प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने ऑउश्विच की
एक प्रेम कथा, और उस प्रेम कथा में जो त्रासदी के साथ प्रेम कथा कहा गया है, उसे बखूबी बताया, समझाया, और रचनात्मक ढंग किस प्रकार का एक शोधपरक, विचारोत्तेजक लेखन करने वाली गरिमा श्रीवास्तव जी का एक सरल और आपको भावुक कर देने वाली भाषा का हो सकता है, उस उपन्यास विधा को किस तरह से उन्होंने भलीभांति निभाया है, इसकी जानकारी जिस तरह से प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी दे रहे थे, भाषाओं का प्रयोग, इसके जो पात्र हैं उनका प्रयोग, और जिस तरह से एक प्रेम की बात की गई है, त्रासदी में प्रेम खोजने की, एक सर्जनात्मक साहित्य लेखन की ओर उन्होंने कहा कि प्रोफेसर जितेंद्र जी का कहना है कि सर्जनात्मक साहित्य लेखन की ओर इस प्रकार के शोध आगे बढ़ते हैं, जिसमें शोध भी है, जिसमें उपन्यास भी है, और कुल मिलाकर के साहित्य आपके बीच उपन्यास लेखन के रूप में प्रस्तुत कर देता है, आपके हाथ में सौंप देता है। सर, जिस तरह से आप बता रहे थे कि स्त्री की बौद्धिकता, संवेदनशीलता इस पूरे उपन्यास में बहुत अच्छी तरह से इतिहास की दृष्टि से देखी जा सकती है, जिस पात्रों की आपने बात की और जिस प्रकार से भिन्न भाषाओं का प्रयोग किया गया है, आपने जो चीज पढ़ करके सुनाई, ये चीज है कि भविष्य के भीतर यदि एक ठोस उपन्यास के रूप में गरिमा श्रीवास्तव जी का नाम लिया जाएगा या उदाहरण दिए जाएंगे, तो उनकी जो उनकी पिछली किताब रही है, उस पिछली किताब देह ही देश से आगे बढ़ करके आउशविच एक प्रेम कथा का भी जिक्र होगा। और शुरुआत में ही आपने कहा कि देह ही देश के आगे बढ़ाने का एक सफर इस किताब के माध्यम से दिखाई देता है, और आपने इस किताब पर बहुत बारीकी के साथ में केवल उपन्यास की विधा नहीं, इसके बहुमुखी होने की बात की, और जिस तरह से लोग इस किताब या इस उपन्यास को सुने, पढ़ें, उन्हें ये चीज समझ में आए कि इस किताब का सार, इस किताब से जुड़े बातें न केवल न केवल पुरानी बातें हैं, बल्कि आज भी इनको आप अपने आसपास में जोड़ सकते हैं। दोनों ही कृतियां केवल विधागत भिन्नता नहीं है, बल्कि आपको जोड़ने पर बात करती है, आपको जोड़ती है, भाषिक संरचना आपको जोड़ती है, उसकी वैधानिकता आपको जोड़ती है। सर, आपने अपना समय निकाला और इस महत्वपूर्ण किताब पर आपने आज चर्चा की। मैं द न्यू भारत और दर्शकों की तरफ से और अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और फिर जुड़ेंगे, फिर मिलेंगे साहित्य सृजन की किसी नई किताब, किसी नई विधा के साथ में। तुलसीदास जी लिख रही हैं कि देह ही देश किताब के ऊपर मेरा एमफिल का शोध है। जी मैम, आपको बधाई हो। ज्योति कुमारी जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर संदेश, देह ही देश को भी जरूर पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये संदेश जाना आवश्यक है कि कौन सी किताब किस प्रकार की विधा के साथ जुड़ती है। सर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।